हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आपके सामने अगला पार्ट आ चुका है। क्या हुआ है? अगला पार्ट आ चुका है ज्योग्राफी का, जिसमें आप सभी को दिख रहा है कि भारत का भू आकृतिक प्रदेश, ठीक है। सभी लोगों को शायद दिख रहा है वहां पर भारत का भू आकृतिक प्रदेश, ठीक है। तो आज हम लोग ये सेकंड पार्ट है और आज हम लोग इसकी चर्चा पर चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण लाइन से शुरू करते हैं, जो हो सकता है आपके जीवन में थोड़ी सी आग लगा दे। आग लगाने का मतलब आपके कार्य करने की ऊर्जा के प्रति उस तरह की आग नहीं लगा दे कि जीवन ही ध्वस्त हो जाए, ठीक है ना। तो कार्य करने की ऊर्जा की दृष्टि से कि ऊर्जा आपके जीवन में बनी रहे, आपके मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह बहुत अच्छे से होता रहे। तो कहते हैं बढ़ता वही है जो बदलता है, बढ़ता वही है जो बदलता है, जो बढ़ेगा वही बदलेगा, जाहिर सी बात है ना। बढ़ता वही है जो बदलता है। तो ये लाइन में ही, दो लाइन में एकदम छोटे छोटे से शब्द हैं, लेकिन इतनी दमदार सोच है कि आप उसको जब ऊर्जा या सकारात्मक सोचेंगे तो काफी कुछ बदलाव आ सकते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू करेंगे आज भू आकृतिक प्रदेश। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, भू आकृतिक की दृष्टि से भारत में काफी विविधता पाई गई है, ठीक है ना। देखिए इसके संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 11% भाग क्या है, पर्वतीय है, 18% भाग क्या है, पहाड़ी है, और 28% भाग क्या है, पठारी है, और 43% क्या है, मैदान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा गया, तो सबसे पहले आप बताएंगे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? वर्ग किलोमीटर। जरूर आप याद रखेंगे, और कुछ याद रखें या ना रखें, ठीक है ना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए, इनको जो हमारा प्रदेश है, जो हमारा भारत है, जो हमारी विविधता पाई जाती है, इनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। चलिए, तो कह उत्तर का पर्वतीय मैदान, ये उत्तर का पर्वतीय मैदान हो गया। फिर कह रहे हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार हो गया। फिर कह रहे हैं दोनों के मध्य उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये जो है आपका क्या होगा, ये आपका विशाल मैदान होगा। जो उत्तर का पर्वतीय मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का भारत है, जो दक्षिण का, इनके बीच का जो भाग होगा उसे क्या कहा जाता है, विशाल मैदान कहा जाता। यहीं पर आपके सारे विशाल मैदान और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, जो आपके तटीय मैदान होंगे और जो आपके ये द्वीप समूह हैं, इनकी बात कही गई, ठीक है ना। इतना आप मोटा मोटा समझ गए होंगे हमारे हिसाब से, और आपको ये सारी चीजें समझ में अच्छे से आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की सबसे पहले बात की गई। किसकी? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। आप सभी को दिख रहा है ना, एकदम क्लियर, बिल्कुल दिख रहा है। अगर कुछ चीजें नहीं भी दिख रही तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए मैप के थ्रू आपको कुछ चीजें बताई भी जा रही हैं। अभी जैसे भी है आप सभी लोग इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करें, इसमें बदलाव किया जाएगा लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है ना। आप सभी लोग ये बातें जान रहे हैं, कोई चीज एकाएक नहीं होती है। देखिए भारत की उत्तरी सीमा जो है, इसके सहारे पश्चिम में जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। देखिए यहाँ से ये कहा है भारत का उत्तरी मैदान है, कहाँ तक जाएगा, अभी ये नीचे अरुणाचल प्रदेश तक सीमा जाती है, ठीक है ना। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश विस्तृत है। नदी घाटियों के सारे यदि सीमांकन किया जाए तो पश्चिम में सिंधु नदी घाटी से पूर्व, देखिए पूरी बात पढ़ ले पहले, पूर्व और फिर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक ये प्रदेश 2500 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। सबसे बड़ी 2500 मीटर से भी, ये लगभग 2500 मीटर के आसपास फैला हुआ है। लंबाई में विचित्र या जो आपकी सिंधु नदी है उसको मतलब मोड़ा गया, बनाया गया, वगैरह वगैरह बातें की गई, ठीक है ना। चलिए, तो हम अपनी भाषा में आप समझते हैं, वहां तक जाने मतलब अपनी भाषा में समझेंगे तो ज्यादा सही समझ में आएगा आपको। तो आपको ये मैप दिख रहा होगा, थोड़ा सा कट रहा है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको पूरा दिखे, ठीक है ना। इसकी बात करते, अब आपको दिख रहा है सारी चीजें, एक सेकंड समझ लें। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा ना, सब कुछ साफ साफ आपको क्लियर क्लियर दिख रहा है। देखिए ये क्या है, ये किरथर एक पहाड़ी है।
सुलेमान एक पहाड़ी है, तो ये सब कहाँ पड़ेंगे, किरथर पहाड़ी या सुलेमान पहाड़ी आपके पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं। कहाँ पर पड़ते हैं, पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं। और फिर यहाँ से देखिए नंगा पर्वत शुरू होता है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक, ये नामचा बरुआ है आपका, और ये देखिए कहाँ पर पड़ेगा, आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है नामचा बरुआ। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक ये क्या होता है, पूर्वी अक्ष संधि है। देखिए ये पूर्वी अक्ष संधि मोड़ है, यहाँ से पूर्वी अक्ष संधि मोड़ आ जाता है, यहाँ पर पश्चिमी अक्ष संधि मोड़ आता है। देखिए, और इसी को क्या कहा जाता है, इनको जो लड़कियां क्लिप लगाती है ना, हेयर क्लिप, ये देखिए हेयर क्लिप की तरह मोड़ ले रहा है, हेयर क्लिप की तरह मोड़ लेता है। ये क्लिप बन रही ना, ऐसे ही तो लड़कियां क्लिप लगाती हैं अपने बालों पर, तो ये हेयर क्लिप की तरह मोड़ लेता है। देखिए यहाँ पर भी बन रहा है, तो इसी को हेयर क्लिप मोड़ भी कहते हैं। देखिए ये क्लिप बन रही ना, अब आप क्लिप वो वाली चिमटी जो आती थी पहले, आज भी कुछ लोग लगाते हैं, वो इसी तरह ऐसे करके मुड़ जाती थी, बस ऐसे आई और ऐसे मुड़ गई, तो इसी को क्या कहते हैं, हेयर क्लिप कहते हैं ना। तो ये आपके क्या है, ये देखिए सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से होते होते कहाँ से आती, ये होते 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 देखिए सांगपो, यहाँ पर कहाँ, तिब्बत वाला क्षेत्र हो जाएगा, तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और ये अंत में ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ तक आती है। देखिए दो नदियां मिलकर बनाई है सब कुछ, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलिए, तो जो मेन बात थी वो हम यहाँ पर शुरू करते हैं, वो तो आपका एक कहानी के तौर पे था। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक पैंथलासा दिख रहा है, एक पेंजिया दिख रहा है, ठीक है। जो पेंजिया था ना, जो पेंजिया आपका था, देखिए यहाँ पर लाइन कितनी अच्छी लिखी है कि इनसे, अब इसको थोड़ा सा लिंक को पतला करते हैं हम, तो शायद ज्यादा क्लियर आपको दिखेगा। चलिए, कहे इतने विस्तृत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, जो इतना बड़ा हिमालय है, जो इतना बड़ा विस्तृत है, मतलब विकास इतना बड़ा, मतलब हिमालय की बात हो रही, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, पहले उसके बारे में तो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप जान, इस प्रक्रिया को यही समझ लेना उपयुक्त होगा, ठीक है ना। आरंभ में पृथ्वी पर समस्त स्थलखंड एक जगह स्थित थे, एक जगह स्थित थे आरंभ में। ये देखिए आरंभ जो था वो क्या था, एक जगह पर था आपका, कहाँ पर था, एक जगह पर था ये। और इसी को क्या कहा जाता है, पेंजिया कहा जाता है। इसी को क्या कहा गया, पेंजिया के नाम से जाने जाते हैं। पेंजिया चारों ओर से विशाल सागर से घिरा था, जिसे पैंथलासा कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर विशाल सागर दिख रहा है ना आपको, अब जल नीला दिखेगा तो जल को नीला दिखाया गया है, तो जल जो नीला है, जो पैंथलासा है, वो पेंजिया के चारों तरफ फैला हुआ था। और पेंजिया पृथ्वी के समस्त, देखिए पूरी बात लिखी गई यहाँ पर कि पृथ्वी के समस्त प्रक्रियाओं को यहीं पर समायोजित किया गया था। पृथ्वी पर समस्त स्थलखंड, जितने भी स्थलखंड इसी पेंजिया पर थे, ठीक है ना। फिर देखिए इसमें बदलाव कैसे आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आप मानचित्र के माध्यम से ना बहुत अच्छे से ये चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। घिरा हुआ था, जो चित्र 2-2 में दिखाया गया, आप देख सकते हैं इसको। और इस बुक को हो सके तो आप सभी लोग ले लेंगे, बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है, पैंथलासा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कार्बोनी फेरस काल में महान भू संचलन के कारण पेंजिया के कई टुकड़े या कई हिस्सों में ये बट गया। अभी देखना ये कई हिस्सों में बटेगा, उसको भी दिखाया गया और उसको भी बताया जाएगा, ठीक है। कई हिस्सों में बट गए, पेंजिया के कई हिस्सों में दरारें आ गई। सबसे बड़ा दरार तथा उसने पेंजिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसे अंगारा लैंड कहते हैं या अंगारा कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं, गोंडवाना कहते हैं। देखना कैसे कैसे, अब अंगारा को लार्सिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, लार्सिया के नाम से। अब कुछ लार्सिया तो कुछ लोग जानते ही नहीं होंगे अंगारा को कि लार्सिया के नाम, तो ये एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेंगे। दक्षिणी हिस्सा जो था उसे किस नाम से, गोंडवाना लैंड से। जो उत्तरी हिस्सा था उसे अंगारा लैंड के नाम से जाना गया। चलिए, जब ये 2 स्थलों में टूटा, ऐसे मान लीजिए टूट गया, तो इस वाले हिस्से को क्या कहा गया, अंगारा लैंड, और इस वाले हिस्से को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया, ठीक है। तो ये इतनी बात आपको मोटी मोटी याद रखेंगे। अंगारा और गोंडवाना के मध्य विशाल जल राशि आ जाने के एक बृहत सागरी क्षेत्र का निर्माण हुआ, जिसे टेथिस सागर कहते हैं। देखिए यहाँ पर
बिल्कुल मानचित्र के माध्यम से चलेंगे, एक एक चीजें क्लियर होती है आपको चलेंगी। आपको शायद ये चीज दिख रही होगी बहुत अच्छे से, तो आप इसे देखेंगे। देखिए आपको दिख रहा है, आप सभी को ये चीजें दिख रही है ना। तो देखिए इसको क्या कहा जा रहा है। देखिए ये पैंथलासा था, जो महान एक सागर है पैंथलासा। अब इसमें क्या आ गया, जल संधि एक आ गई। ये देखिए यहाँ पर जल संधि एक आ गई, जिसे टेथिस सागर का खुलना कहा जाता है, ठीक है। अब इसने ना पैंथिया को, जो अपना पैंथिस था, तो इसको दो भागों में बांट दिया, काट दिया, तोड़ दिया इसको, ठीक है। एक क्या हो गया आपका अंगारा लैंड होता है, जिसे लार्सिया कहा जाता है, और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड या गोंडवाना कहा जाता है, ठीक। इसमें इसने इसको तोड़ दिया जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं भाई आगे क्या कहते हैं। तो आगे ये कह रहे हैं, इसमें कहा गया है कि एक हिस्सा जो आपका था वो ऐसे ऐसे टूट गया, जिसका हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत। जब आप गोंडवाना, इसे जुरैसिक युग में, गोंडवाना स्थलखंड में जुरैसिक युग किसे कहा जाए, जहां पर आपके जो डायनासोर थे, डायनासोरों की आकृति मिली, सरीसृप जो थे उनकी आकृति मिली थी। डायनासोर फिर इसके बाद मिलेंगे आपको ना, फिर वहां पर अभी तो उनकी खोज हुई कि हाँ डायनासोर हुआ करते थे, ऐसा मतलब माना गया, ठीक है। फिर देखिए अब क्या कहे, इसमें जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो आपका कौन सा हिस्सा होगा, गोंडवाना स्थल को भी कई हिस्सों में टूट गया, जिसका एक हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत का बन गया। अगर आप पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत या अपना भारत कहाँ पर, तो गोंडवाना लैंड में है, ठीक है ना, का पठार है, तथा अन्य हिस्से इसमें ऑस्ट्रेलिया आपका, क्योंकि दक्षिण में जितने होंगे वो सारे गोंडवाना में ही आएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिणी अमेरिका, देखिए उत्तरी अमेरिका नहीं आया, दक्षिणी अमेरिका गोंडवाना में आया, बाकी जो बचे वो अंगारा लैंड में जाएंगे, मतलब लार्सिया के अंतर्गत उनका प्रयोग किया गया, ठीक है। चलिए आई, आरंभ में अंगारा और गोंडवाना लैंड एक दूसरे से दूर हटते गए। जब ये ऐसे यहाँ पर टेथिस सागर का जल संधि हुई, तो ये एक दूसरे के दूर चले गए, मतलब एक दूसरे से, क्योंकि टेथिस सागर बढ़ रहा था, तो टेथिस सागर से ये दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए ना। जब दूर होते चले गए तो क्या कहा गया, दूर होने से इसे टेथिस सागर का खुलना कहा गया, क्योंकि टेथिस सागर खुल रहा था ना। अब वो खुल रहा, तो जाहिर सी बात है कि अंगारा और गोंड वो उत्तर की ओर चला गया और ये दक्षिण की ओर चला गया था, ठीक है। पुनः कई युगों के बाद, कई इसीलिए कहा जाता है कि भारत कई, मतलब भारत पूरे देश या पूरे हर एक चीज घाट घाट का पानी पीकर बैठा है, इसीलिए इतना साहस, इतना धैर्य होता है कि हम हमला करेंगे नहीं, और हम पर उंगली उठाए तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है ना। ये भारत का कहना है। कई युगों के बाद यूरेशियाई प्लेट, जिसे अंगारा लैंड, एवं इंडिक प्लेट, जिसे गोंडवाना लैंड, अब देखिए वही जो आपकी लार्सिया प्लेट थी, उसी को अब यूरेशियाई प्लेट के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। जिसे देखिए यहाँ पर अंगारा लैंड लिखा गया है, लेकिन उसी लार्सियाई प्लेट को, ठीक है। आगे कहा जाए इंडिक प्लेट, गोंडवाना लैंड को देखो यहाँ पर इंडिक प्लेट के नाम से जाना जाने लगा। तो ये भी आप याद रखेंगे, दो बातें आपको एकदम श्योर याद, एक दूसरे की ओर गतिमान हो गए, मतलब अब ये दोनों ना एक दूसरे की ओर आने लगे। देखिए पहले तो दूरियां बनाए, अब फिर इन्हें प्रेम हुआ। जब दूरियां हो गई तो इन्हें महसूस हुआ, कह रहे नहीं हम तो एक ही दूसरे के लिए बने थे, हम फिर से एक होंगे। तो ये क्या किए, एक दूसरे की ओर आने या ओर गतिमान हो गए। जब यूरेशियाई प्लेट, इंडिक प्लेट, मतलब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे की तरफ आए, एक दूसरे की ओर गतिशील हुए, तब दोनों प्लेटों के मध्य टेथिस सागर में जमा मलबा, अब टेथिस सागर जो था वो तो खुल चुका था ना पूरी तरह, अब वहां पर तो जो उठी चीजें थी, मतलब जो खुल गया, अब वहां पर जो जमा हो चुकी थी, अब वहां पर देखिए मलबा जमा हो चुका, धीरे धीरे उठने लगा। तथा देखिए कैसे कैसे आपको बताया गया, तथा लंबी अवधि के बाद पर्वती का रूप धारण कर ली। अब देखिए ये क्या है, चलिए उसका भी चित्र था, खैर चित्र कहाँ चला गया, ये देखिए यहाँ पर चित्र है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने सारे चित्र लगा के रखे ताकि आप सबको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए कितना अच्छा दिया गया चित्र है।
आप सभी लोग इस चित्र के माध्यम से सीख सकते हैं। अब ये क्या है, यूरेशियाई प्लेट है। आपकी कौन सी प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट है। और ये देखिए यहाँ पर इंडिक प्लेट लिखा है। अब इसे आप गोंडवाना लैंड भी लिख सकते हैं और इसे आप क्या लिख सकते हैं, अंगारा लैंड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो आपका मन करे। आपको ऐसे समझ में आए तो ऐसे। इसे लार्सिया प्लेट भी कहते हैं और इसे इंडिक प्लेट भी कहते हैं, दोनों चीजें। अब देखिए ये पहले चित्र में दिखाया गया कि एक दूसरे से दूर गए, अब दिखाया जा रहा है देखिए एक दूसरे के पास आ रहे हैं। देखिए कैसे पास आ रहे हैं ना, कितने पास आ गए ना। अब इतना ही फासला बचा था, तब तक यहाँ तैतीस सागर में जमा मलबा क्या होने लगा, देखिए इधर इधर खिसकने लगा। और यहीं से क्या हुआ, हिमालय पर्वत की श्रृंखला का निर्माण हो गया। भाई हम किसी चीज में दबाव डालेंगे, और ये छोटे मोटे तो कोई थे नहीं कि बस ऐसे हल्का फुल्का दबाव डाल दिए। अच्छा खासा एक मतलब इसमें खंड है कि एक यहाँ पर इंडिया, देखिए इंडिया का पूरा दिख रहा है कि इंडिया वाली प्लेट है, और इधर अब इसमें तो केवल इंडिया नहीं था, तो इसमें जो तैतीस सागर था वो दब रहा था ना। अब बाई कोई चीज, अब मान लीजिए आप दो गाड़ियों के बीच अगर दबेंगे, अपने को उदाहरण लेकर देखें, अब आप दो गाड़ियों के बीच जैसे दब जाएं तो आपकी आंचे पिचौरी सब बाहर आ जाएंगी ना, कुछ ना कुछ तो बाहर आएगा ना। तो वही हुआ। तो जब तैतीस सागर जो था, इसकी आंचे पिचौरी निकली और यहाँ से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। ऐसे हिमालय बना अपना, इतने युगों के बाद बना हिमालय। आज हिमालय कहा जाता है। हिमालय जो है अपना, देखिए हिमालय कितनी अच्छी श्रेणी लेकर बना है, ठीक है ना। और जो भारत देखिए पहले चतुष्कोणी न होकर तीन कोणी था, देखिए सिर्फ तीन कोणी दिख रहा है, चतुष्कोणी तो दिख ही नहीं रहा ना, त्रिभुजाकार था। चलिए आइए देखते हैं हम लोग, उसी बात को देखते हैं। यहाँ पर ये बताया गया था, देखिए ये तैतीस सागर है जो मैंने बताया, ये तैतीस सागर है आपका, और ये अफ्रीका है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अंटार्कटिका है आपका, और ये भारत है। ये आप सभी के गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आएंगे। उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया वगैरह ये सब अंगारा लैंड में चले गए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बताया गया केवल तैतीस सागर जमे मलबे का सही योगदान नहीं, वरन प्लेटों के किनारों का कुछ भाग भी मुड़कर क्या कर लिए, हिमालय का हिस्सा बन गया। कुछ भाग भी मुड़कर हिमालय का हिस्सा बन गए। जैसे यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि इंडिक प्लेट का आकार त्रिभुजाकार था। जो इंडिक प्लेट थी उसका आकार त्रिभुजाकार थे, मैंने दिखाया ना। उसके दोनों कोने ना देखिए नुकीले थे, ये देखिए कितने नुकीले थे, जिसे देखिए यहाँ कहा भी गया क्या कि उत्तरी दोनों किनारे नुकीले खंड के रूप में आगे की ओर निकले। इन्हीं नुकीले खंडों को यूरेशियाई प्लेट में टकराने के कारण हिमालय का पश्चिमी एवं पश्चिमी में और पूर्वी में नामचा बरुआ हिस्से में तीव्र हेयर पिन आप जानते हैं ना, हेयर पिन जैसे मोड़, मैंने बताया हेयर पिन मोड़ की आकृति ले लिए थे, ठीक है ना। तो ये बस आपको इतना यहाँ तक जानना रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या जानने, उत्तर की ओर खिसकता इंडिक प्लेट के द्वारा यूरेशियाई प्लेट पर लगने वाले दबाव बल की दिशा बिल्कुल उत्तर की ओर न होकर थोड़ा उत्तर पूर्व की ओर थी। मानचित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं, तो मानचित्र के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए परिणाम यह हुआ कि पश्चिम की उपेक्षा पूर्व में हिमालय पर्वतीय प्रदेश की ऊंचाई अधिक हो गई। पश्चिम में इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां नहीं जी, जितनी पूर्व में आपकी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। आप इसका उदाहरण भी देख सकते हैं, क्यों अधिक हो गए तथा चौड़ाई कम हो गई। अब जाहिर सी बात, जब चौड़ाई फैलाव कम हुआ तो ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी, और जहां फैलाव अधिक होगा वहां ऊंचाई कम होगी। जाहिर सी बात, जो व्यक्ति बहुत फैला टाइप का होता है ना, तो उसकी ऊंचाई कम होती है। जो चौड़ाई में ज्यादा होता है उसकी ऊंचाई कम होती है, और जो थोड़ा मतलब शंकाकार चला जाता है उसकी ऊंचाई अधिक हो जाती है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर अधिक ऊंचाई जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या कंचनजुंगा, इसी कारण इसके पूर्वी हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। चलिए हिमालय के निर्माण में चूंकि तैतीस सागर के मलबे का अहम योगदान है, ये हिमालय का भूग्रह या तहत ट्रेसरी काल कहलाता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे अब आप लोग। चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये तो अब आपका उत्तरी पर्वतीय भाग अब आया, उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों का वर्गीकरण, ठीक है।
उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों का वर्गीकरण दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों जैसे मोटे तौर पर हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय प्रदेशी प्रदेश भी कहा जाता है। कई पर्वतीय श्रेणियां, इसी पर्वतीय श्रेणियों के निम्न 3 भागों, यहाँ पर लगभग सभी श्रेणियां पाई जाती हैं। उत्तर पर्वतीय जैसे हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल की पहाड़ियां या हिमालय, सब यहीं पर पाए जाएंगे। ठीक है ना, क्या किए जाएंगे, सब यहीं पर आपके पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं हिमालय की, बस देख लेंगे आज हम लोग, फिर क्लास ओवर करते हैं, ज्यादा नहीं है। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश क्या कहता है आपका, देखिए हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है ये 3 भागों में प्रमुख रूप से बटा हुआ है। बस मोटी मोटी बातें जानेंगे। बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, बृहद हिमालय किसे कहते हैं, जिसे कहेंगे कि हिमालय पार, ठीक है ना, बृहद हिमालय, हिमालय पार। फिर उसके बाद आता है लघु हिमालय, क्या आता है आपका लघु हिमालय, जिसे हिमांचल श्रेणी कहते हैं आपकी, ठीक है, हिमांचल श्रेणी भी इसी को कहते हैं। उप हिमालय या बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय, बाह्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये सब इसी के अंतर्गत आती है। देखिए बृहद हिमालय क्या कहता है, इसे हिमाद्री कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। सह्याद्री आपके पश्चिम, जो पश्चिम हिमालय है उसे कहते हैं, ठीक है, पश्चिमी हिमालय। मुख्य हिमालय या बर्फीला हिमालय कहा जाता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है, क्योंकि ये सह्याद्री हिमाद्री, तो जाहिर सी बात है हिमालय मतलब बर्फीला हिमालय होगा। ये सिंधु नदी के घाट से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी श्रेणी में पाई जाती है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गई आपकी, माउंट एवरेस्ट वगैरह सब यहीं पाई जाएंगी। देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है आपकी, माउंट एवरेस्ट आपकी यहीं पर है, ठीक है, तो आप देख लेंगे। अभी इन श्रेणियों के बारे में हम बताएंगे, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। देखिए ठीक है, ये सारे मैप आपके सामने प्रस्तुत होंगे, पर उनका थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। माउंट एवरेस्ट सागर माथा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसी श्रेणी की ढाल उत्तर की ओर सिंधु एवं सांपो नदी की ओर मंद है, किंतु दक्षिण की ओर तीव्र हो गई है। इसी श्रेणी के मध्यवर्ती भाग में गंगा, यमुना, उसकी सहायक नदियां निकलती हैं तथा हिमालय के दक्षिणी ढाल पर बहती हुई नीचे की ओर चली जाती हैं। चलिए अब हम लोग कहानी की तरह नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो आपको भी लगेगा। देखिए कुछ पर्वतीय चोटियां देख लें। पूर्ववर्ती चोटी किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती चोटी किसे कहते हैं, जो अपने जैसे आपके पास समस्या आ जाए लेकिन आप उससे अडिग रहें, ये वे नदियां हैं जिनका निर्माण स्थल खंड में उत्थान के पहले हो चुका है। यदि नदी के मार्ग में स्थल खंड का उत्थान होता है तो पूर्ववर्ती नदी ऊंचे उठे स्थल खंड को काट कर अपने पुराने मार्ग एवं घाटी को सुरक्षित रखती हैं। इनके सामने चाहे जितनी बड़ी समस्या आ जाए, चाहे जितनी बड़ी पहाड़ियां आ जाए, चाहे जितना बड़ा स्थल खंड आ जाए, सबको काट पीट के बराबर करके अपने पुराने मार्ग से ही जाएंगी। और ये अंदर आपके मनुष्य के अंदर भी यही गुण होना चाहिए, लेकिन खैर नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं अब हम लोग। अभी देखिए ये पहाड़ियां याद करना आपको बहुत, जैसे काराकोरम, लद्दाख, और यहीं पर कौन सी होगी, जास्कर श्रेणी। ये क्रम से याद करें, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों श्रेणियां आपको याद करना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाले मानचित्र में तो आपको अच्छे से बताया जाएगा। देखिए इसी में भी यही बताया गया है। देखिए ये काराकोरम श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है, ये काराकोरम आपकी श्रेणी है, ठीक है, काराकोरम। अरे भाई ये कौन सी श्रेणी है आपकी, काराकोरम श्रेणी है, ठीक है, कौन सी श्रेणी है, काराकोरम। ये क्या है, लद्दाख, लद्दाख श्रेणी, ठीक है। और ये क्या है, जास्कर, जास्कर श्रेणी। ये तीनों क्रम से याद करना है, काराकोरम, लद्दाख, कौन सी, लद्दाख, और फिर उसके बाद जास्कर, ठीक है, लद्दाख, जास्कर। कभी कभी यही प्रश्न बन जाता है कि आप बताएं उत्तर से दक्षिण की ओर श्रेणियों के क्रम बताएं कैसे कैसे लगेंगे, तो ये आपको श्रेणी क्रम बताने होंगे, तो आप इन्हें ऐसे बता सकते हैं। बृहद हिमालय की बात हो रही है, ठीक है, बृहद हिमालय। देखिए बृहद हिमालय में ये श्रेणियां आएंगी आपकी। हिमालय का सर्वोच्च,
हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। ये हिमालय का ही नहीं, भारत का ही नहीं, पाक अधिकृत केंद्र कश्मीर का ही नहीं, पूरे विश्व की सर्वोच्च चोटी है आपका हिमालय। ठीक है, भारत का सर्वोच्च शिखर माउंट केटू है, जिसे गार्डविन आस्टिन भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8,611 किलोमीटर है, मीटर है, क्या किलोमीटर है, मीटर है। ठीक है ना, यह जो है आपके काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है तथा इसे सर्वोच्च चोटी वर्तमान ये पाक अधिकृत कश्मीर में पाई जाती है, इसीलिए इसे केटू गार्डविन को भारत का तो माना जाता है, लेकिन प्रमुख मुख्य भूमिका माना जाएगा तो उसे आप क्या कहेंगे, कंचनजंगा कहेंगे। ठीक है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है। ठीक है, महान हिमालय की प्रमुख चोटियां माउंट एवरेस्ट, अब इन्हें याद कर लेंगे, 8,848 दशमलव कुछ हो चुकी है। ठीक है, मोटा मोटा आप इतना ही याद करेंगे। हिमालय एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। दूसरी आपकी कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तीसरी आपकी है मकालू, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। चौथी आपकी है धौलावीरा, जो आपके नेपाल में स्थित है। पांचवी है आपकी नंगा पर्वत, जो आपके केदारनाथ में स्थित, भारत में स्थित है। छठवीं है आपकी अन्नपूर्णा, जो नेपाल में। नंदा देवी, जो आपकी भारत में। नंगा पर्वत, नंदा देवी, और आपकी कौन सी, अन्नपूर्णा नहीं, धौलागिरी भी, अच्छा, बद्रीनाथ भी आपकी भारत की है। ठीक है, केदारनाथ भी आपका भारत है, नंदाकोट भी आपका भारत। अब देखिए यहाँ पर सारी श्रेणियां बताई गई हैं। क्या बताया गया है, सारी श्रेणियां बताई गई हैं आपकी। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। केदारनाथ आपकी भारत की है, बद्रीनाथ आपकी भारत की है, नंदा देवी, नंदकोट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा। कंचनजंगा आपके सिक्किम में है, जो भारत की सबसे ऊंची, भारत के प्रमुख भूमि की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ठीक है, चलिए ये देखिए कैसे कैसे हिमालय हिमरेखा है ये, और ये हिमालय श्रृंखला की बात बता रहे हैं। ठीक है, हिमरेखा वह रेखा है जिसके ऊपर तापमान सदा 0 डिग्री से कम रहता है, हमेशा माइनस में यहाँ तापमान रहता है, 0 डिग्री से कम यहाँ पर का तापमान रहता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे एकदम मोटी मोटी, और इतना ही आपको जानने की आवश्यकता है। आगे की क्लास जो है आपकी, देखते हैं कितनी है अभी। लघु हिमालय या हिमालयी श्रेणी, चलिए इतनी ही है तो इसको खत्म कर लेते हैं। लघु हिमालय भी बता देते हैं आपको। लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी के नाम से जानी जाती है। कह रहे हैं इसका विस्तार मुख्य हिमालय के दक्षिण में है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तक ही होती है। ठीक है, 80 से 100 किलोमीटर के बीच, तथा इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर। लघु हिमालय के अंतर्गत कई छोटी छोटी चोटियां श्रेणियां आती हैं, जैसे पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी। ठीक है, अब इनको जान ले कहाँ कहाँ पर है, बस ये फिर लास्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो पहला इसका विस्तार झेलम और ब्यास नदियों के बीच कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल और पीर पंजाल दो प्रमुख दर्रे हैं, याद रखेंगे। पीर पंजाल की श्रेणी में बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा दो प्रमुख श्रेणियां। जहां अब देखिए धौलाधर श्रेणी, जहां अलकनंदा बद्रीनाथ के पास बृहद हिमालय को पार करती हैं, वहां मूल श्रेणी के दक्षिण में धौलाधर नामक श्रेणी पश्चिम की ओर फट जाती। इसी विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू में बहुत दूर तक ये पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण हिस्से में उसके समांतर फैली है। दक्षिण पीर पंजाल के समानांतर गई है कौन सी श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। ठीक है, अगला है नाग टिब्बा, जहां काली गंडक या धौलागिर चोटी नेपाल के समीप बृहद हिमालय को काटती, वहां क्या होती, नाग टिब्बा श्रेणी हो। महाभारत याद रखेंगे, इसका विस्तार कहाँ पर है, नेपाल में है। ठीक है, महाभारत का विस्तार आपके नेपाल में है। चलिए लघु हिमालय एवं बृहद हिमालय के मध्य दो खुली चोटियां हैं, जिन्हें क्या कश्मीर की घाटी या काठमांडू की घाटी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। जिसे देखिए बुगियाल तैयार कहा जाता है, जान ले। कश्मीर और काठमांडू जैसी श्रेणियों की रचना झीलों के निक्षेपणों से हुई है। कश्मीर में पाई जाने वाली डल झील और वूलर झील उसके प्रमाण है। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। मर्ग जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग,
ये कश्मीर में कहा जाता है। उत्तराखंड में इन्हें का बुग्याल कहा जाता है, प्यार कहा जाता है, ठीक है। गुलमर्ग शीतकालीन खेलों के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। भारत का प्रसिद्ध स्वास्थ्य वर्धक स्थान शिमला, मसूरी, आपका चकराता है, ठीक है, नैनीताल है, आपका रानीखेत। आप ये क्या है, स्वास्थ्य वर्धक है। लोग वहाँ खुली हवा में क्या है, सांस लेने जाते हैं ना, कि हम कहाँ जा रहे हैं, नैनीताल घूमने जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, हम मसूरी घूमने जा रहे हैं। चकराता तो बहुत होगा, बहुत अच्छा, लेकिन हमने तो बहुत ज्यादा नहीं सुना है। रानीखेत जा रहे हैं, दार्जिलिंग जा रहे हैं, आदि लघु हिमालय के निचले भाग में, अर्थात लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य की श्रेणियों के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये आज की आपकी क्लास थी, बहुत ही शानदार ये क्लास जा रही है भाई हमारे हिसाब से। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है, ठीक है ना। और प्रयास किया जाएगा कि आप सभी लोगों को बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छा दिया जाए। और मैटर ये अच्छा है, बस ये है कि जो अभी ये टाइप में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है अच्छा ना लगे। बाकी बहुत ही अच्छा मैटर, आप सब लोग भी ये बुक लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये बुक जो है बहुत ही शानदार बुक है, और इस बुक ने ना हर पेज में अपना खुद ही प्रचार कर रखा है। देखिए ये लिखा है, हाँ, जगह जगह आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस बुक का नाम ये लिखा है, तो आप ले सकते हैं। और थैंक यू सो मच, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि थैंक यू सो मच, तो अपना थैंक यू जरूर ले लें आप सभी लोग। तो थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही लाड प्यार लाड दुलार दिखाए रहे हैं। अपना ख्याल रखें, अपने साथ अपने सभी साथियों, बंधुओं, मित्र, दोस्त, माँ बाप, सबका ख्याल रखें, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इतनी मेहनत कर दें आपके बगल वाले पड़ोसी को पता भी न चले कि ये इतनी मेहनत करता था कि आज ये कुछ बनकर आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। इतनी मेहनत कर दें आप। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।